तो स्टूडेंट्स आज एग्जांपल्स हम लोग फटाफट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का कुछ एग्जांपल्स है। क्वेश्चन एग्जांपल 14 दिख रहा है। क्या बोले, फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ वी बाय 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, वाह, द टोटल कॉस्ट इज 46। अच्छा, बस स्टैंड इन बेंगलोर, बेंगलोर से हम 2 टिकट खरीदते हैं मलेश्वरम के लिए एंड 3 टिकट खरीदते हैं यशवंतपुर के लिए, तो टोटल खर्चा हमारा कितना होता है 46। ध्यान दिया जाए, 2 टिकट टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, ठीक है, इसका टोटल खर्चा आ गया 46। नाउ बाय 3 टिकट्स टू मलेश्वरम, दूसरा कंडीशन 3 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, तब टोटल खर्चा कितना आ रहा है 74। तो ये दो तो हमारे पास सिचुएशन आ गए। तो फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड यशवंतपुर। तो ये मलेश्वरम एंड यशवंतपुर का जो फेयर है, बस फेयर है, वो हमको फाइंड करना है। हम मान लेंगे कि लेट एक्स बी द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड इन बेंगलोर टू मलेश्वरम, ठीक है, बेंगलोर टू मलेश्वरम का जो फेयर है वो एक्स है एंड यशवंतपुर का फेयर कितना है, वाई है। इक्वेशन हम यहाँ से ले लेते हैं, फिर सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर बस फेयर एक्स है मलेश्वरम तक का, तो मलेश्वरम के लिए हमने 2 टिकट लिए हैं, एक का एक्स होने से 2 का क्या होगा 2x होगा। उसके बाद हमने 3 टिकट लिए यशवंतपुर के लिए, तो एक टिकट यशवंतपुर का वाई रुपीज़ है, 3 का क्या होगा 3y, तो 2x प्लस 3y टोटल कॉस्ट होता है 46। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। दूसरी सिचुएशन में आ जाइए, 3 टिकट हमने मलेश्वरम का लिया, एक एक टिकट का x रुपीज़ है, तो 3 का होगा 3x, और यशवंतपुर के लिए हमने 5 टिकट लिए, तो एक टिकट का y है, तो 5 का कितना होगा 5y, 3x प्लस 5y 74, 74 के धल्ले आते हैं, 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। पहला काम हम इसमें क्या करेंगे, a1 a2 b2 ये निकालेंगे। a1 इज इक्वल टू इसमें 2 है, b1 इज इक्वल टू है 3, c1 इज इक्वल टू है माइनस 46, तो a1 b1 c1 आ गया। अब a2 इज इक्वल टू है 3, b2 इज इक्वल टू है 5 एंड c2 इज इक्वल टू है माइनस 74, ये भी निकल गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो स्टेप है वो करने हमको, x बाय हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, a1 b1 को, a1 a2 को छोड़ देंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको छोड़ देंगे, बाकी को लिखेंगे क्या, b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y बाई, फिर ये c1 c2 में खत्म हुआ, c1 c2, b1 b2 को छोड़ देंगे, जो y का कोफिशिएंट है, क्या लिखेंगे a1 a2 इज इक्वल टू 1 बाई a1 a2 b1 b2, ठीक है। ये 1 किसके लिए, कांस्टेंट टर्म के लिए, तो इसलिए इसमें c1 c2 नहीं लिख रहे, ठीक है। अभी x बाय ये b1 c2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो करेंगे, माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया। अभी एक एक करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम x का निकालते हैं, ठीक है। देखिए x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ मत देखना, सॉल्यूशन की तरफ देखना होता तो मैं वही बताता, आपको यहाँ देखना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ इसे करना है। अभी x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये इधर चला गया, ठीक है, थोड़ा जगह का कमी है। अभी हम x का वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू है 3 इंटू c2 का वैल्यू कितना है माइनस 74 माइनस b2 का वैल्यू कितना है 5
इंटू C1 का वैल्यू कितना है -46 बाय A1 का वैल्यू है 2, B2 का वैल्यू है 5 माइनस A2 का वैल्यू है 3, B1 का वैल्यू भी है 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -74, 374 जब कितना होता है फटाफट कॉपी में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 74 कितना होता है 3 इंटू 74 हो जाएगा 222 राइट। तो -222 फिर -5 इंटू 46। अब अच्छा माइनस लिखने से पहले देख लेना है माइनस इंटू माइनस ये एक्चुअली प्लस हो जाएगा ठीक है। 46 इंटू 5 फटाफट कॉपी में कीजिए कितना आ रहा है 46 इंटू 5 यस 230 ठीक है। आपको मेरे साथ साथ ये सब करना भी है। 2 5 ज़ा 10 माइनस 9। अभी 230 माइनस 222 करेंगे तो कितना आएगा 230 माइनस 222 ये आ जाएगा आपका 8 पॉजिटिव 8 आ जाएगा एंड 10 माइनस 9 1। तो x का वैल्यू हो गया 8 ठीक है। तो ये हो गया x का वैल्यू 8। अब फिर y का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। चलिए y का वैल्यू भी निकालते हैं। तो चलिए अभी y का वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम उसी तरह से y बाई यहाँ पे C1A2 माइनस C2A1 ये इज इक्वल टू 1 बाय A1B2 माइनस A2B1। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स y का वैल्यू होगा ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1 ठीक है इज इक्वल टू अभी C1 और A2 का वैल्यू C1 है -46 A2 है 3 तो ये हो जाएगा -46 इंटू 3 माइनस C2A1 C2 है -74 और A1 है 2 तो -74 इंटू 2 डिवाइडेड बाय A1B2 मतलब 2 इंटू 5 माइनस A2B1 क्योंकि ये तो सेम ही रहता है दोनों के नीचे। ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा ये जो A1B2 A2B1 है दोनों के नीचे सेम ही रहेगा। तो -46 इंटू 3 माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही रहेगा एंड 46 इंटू 3 फटाफट कॉपी में कीजिए कितना होता है ये हो जाएगा -138। देन माइनस इंटू माइनस प्लस 74 इंटू 2 ये कितना होगा कॉपी में फटाफट कीजिए 74 इंटू 2 होगा 148 बाय 2 5 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 तो 148 माइनस 138 ये हो जाएगा 10 बाई 1 मतलब 10। तो x का वैल्यू हमारा कितना आया x का वैल्यू आया है 8 एंड y का वैल्यू कितना आया है 10 आया है। तो यहाँ पर भी देखिए आंसर सेम वही है x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10। लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट में आंसर लिख देना है हेंस द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड इन बेंगलोर टू मल्लेश्वरम इज 8 एंड द फेयर टू यशवंतपुर इज ₹10 ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। अब मैं बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है कि जो एग्जाम्पल में किया हुआ है और जो मैंने किया हुआ है। तो डिफरेंस इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने बस ये क्या किया एकदम पूरे लास्ट तक फॉर्मूला को निकाल के लास्ट में जाके वैल्यू पुट करके आंसर निकाला जबकि यहाँ पर क्या किया गया था इसी स्टेप में वैल्यू पुट करके एक सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे ये लेके आ गया ना x/8 इज इक्वल टू y/10 इज इक्वल टू 1 फिर यहाँ पे क्या कर दिया गया इक्वेट कर दिया गया x/8 इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 8 एंड y/10 इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 10। अब दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहीं पर ही वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर पहले इस तरह से आप बना लीजिए फिर एक एक करके x का फॉर्मूला एंड y का फॉर्मूला निकाल के फिर लास्ट में वैल्यू पुट करिए। आंसर सेम आने वाला है टाइम भी सेम लगने वाला है ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऐसे आप करेंगे तो ऐसे कीजिए अगर आपको लगता है ऐसे करेंगे तो ऐसे कीजिए कोई नहीं है बस गलत नहीं होना चाहिए ठीक है दोनों ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये कर लिया एग्जाम्पल 14 ठीक है। तो वेरिफिकेशन यू कैन चेक फ्रॉम द प्रॉब्लम दैट द सॉल्यूशन वी हैव गॉट इज करेक्ट। इसका वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे आप जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पहले था ना उसमें x और y का वैल्यू पुट करके कर सकते हैं ठीक है। अगेन वेरिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं कंफ्यूजन है तब आप रफ में इसको वेरीफाई कर सकते हैं ठीक है। सो यहाँ मैं वेरिफिकेशन नहीं कर रहा काफ़ी वेरिफिकेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 को। फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर बोला है p के
कौन से, देखिए इस इक्वेशन में p यहाँ पर दिया हुआ है कि p का ऐसा कौन सा वैल्यू होना चाहिए ताकि जो इक्वेशन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो आपको पता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। तो p का ऐसा कोई भी वैल्यू हो जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हेयर इस इक्वेशन में से a1 का वैल्यू क्या है, 4 है, एंड a2 का वैल्यू क्या है, 2 है। देखिए ये है a1 एंड ये है a2। b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू हमको निकालना है, p है, एंड b2 का वैल्यू क्या है, 2 है। अब इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। a1 क्या है इसमें 4/a2, 2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या, b1 का वैल्यू है p स्मॉल p एंड b2 का वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 2 नॉट इक्वल टू p/2 आया है। अब इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, p का वैल्यू आएगा नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब बच्चे क्या है कि p का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, 4 छोड़ के और कुछ भी अगर हो जाए तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, इसका मतलब है कि p शुड नॉट बी इक्वल टू 4, अदर देन p इसका वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, p का कुछ भी वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट 4, नॉट इक्वल टू 4 है ना, इसलिए हम लिख रहे हैं एक्सेप्ट 4, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिखने का डर से किसी किसी का इंग्लिश कमज़ोर होता है तो वो क्या करते हैं, यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं। तो क्योंकि स्टेप मार्किंग है तो यहाँ तक भी आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर टीचर चाहे तो आपका मार्क्स थोड़ा बहुत वो काट भी सकता है, मतलब फुल मार्क्स आपको नहीं भी दे सकता जब तक आप ये स्टेटमेंट को नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि p का हम कुछ भी वैल्यू लेंगे 4 को छोड़ के, तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ एग्जाम्पल 16 करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल 16 में क्या पूछा है। एग्जाम्पल 16 में पूछा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इस तरह क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। k का ऐसा क्या वैल्यू होने से, k यहाँ पर कहाँ पर है इक्वेशन में, देखिए यहाँ पर k है, यहाँ पर k है, इधर भी k है, काफ़ी बहुत सारे जगह पे k है। तो k का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो। अब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए आपको कंडीशन पता है क्या है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन है a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होना चाहिए। तो हम सॉल्यूशन को वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे उसमें किया था, फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे एक चैलेंज है कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 को पहचानना अच्छे से है। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू है k, b1 का वैल्यू है 3, c1 का वैल्यू है -k-3। यहाँ पर बच्चे गलती कर लेते हैं, c1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -k-3, ये पूरा है। अब a2 का वैल्यू देखिए, a2 का वैल्यू है 12, b2 का वैल्यू है k, b2 का वैल्यू यहाँ से आया है k, एंड c2 का वैल्यू है -k। तो a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए ना। तो k/12 इज इक्वल टू 3/k b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब -k-3/-k। तो अगर मैं ये दोनों को लेकर सॉल्व कर देता हूँ तो k का वैल्यू आ जाएगा। देखिए k/12 इज इक्वल टू 3/k, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा k इंटू k, मतलब k² इज इक्वल टू 36। ठीक है, k² इज इक्वल टू 36 मतलब k इज इक्वल टू √36, एंड √36 मतलब क्या, +-6 होगा। अब +-6 क्यों, क्योंकि -6 का स्क्वायर भी 36 होता है एंड +6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है, यानी k का वैल्यू +-6 आ रहा है। तो ये ट्रू है, यानी हम चेक करेंगे फिर से, हम क्या करेंगे, हम अब ये दोनों को लेंगे 3/k। नाउ
ये 3 इसको और इसको लेंगे, 3/k इज इक्वल टू k-3/k। तो यहाँ से k और k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 मिल रहा है। तो दोनों में k का वैल्यू कौन सा सेम है, दोनों में जो प्लस वाला वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, दोनों में प्लस वाला वैल्यू सेम है। यहाँ पर भी प्लस माइनस 6, यहाँ पे 2 वैल्यू आया, यहाँ पे 1 वैल्यू आया 6। तो हम क्या लेंगे कि लिखेंगे देयरफॉर, आंसर लिख देंगे फॉर k इज इक्वल टू 6 पेयर ऑफ linear, given pair of linear equation will have infinitely many solution। many solution, ठीक है। अब यहाँ पर देख के आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ पर जो किया हुआ है ये हम इस शॉर्ट मतलब इजी तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पर क्या किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है 3k और इधर से इधर k² - 3k, ठीक है। तो 3k इज इक्वल टू k² - 3k, 3k को फिर इधर ले गया तो k² इज इक्वल टू क्या आ गया, 6k आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6 कैसे आता है, देखिए मैं बताता हूँ। k² - 6k इज इक्वल टू 0 होगा, अगर मैं 6 को इधर लेके आता हूँ, होगा ना। तो यहाँ से k को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, k - 6 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में से k कॉमन आ गया। अब k और k - 6 मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, k और k - 6 अगर मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, दो नंबर को कभी मल्टीप्लाई करके 0 होता है जब दोनों में से कोई एक 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। तो इसका मतलब या तो k इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से इसलिए कि इन लोग बता रहे कि k इज इक्वल टू 0 है, या फिर और k - 6 इज इक्वल टू 0 है। अगर k - 6 इज इक्वल टू 0 है तो k का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे कि इस तरह से k का दो वैल्यू, k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6, और 6 जो है दोनों में बता रहे कि ये लोग है, इसमें भी +6 है, इसमें भी +6 है, तो 6 ही हमारा आंसर होगा। तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप सॉल्व करते थे कि k इजीली कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 6 मिल जा रहा है, जो कि इसके साथ भी मैच कर रहा है, यहाँ पर भी एक +6 है, तो यानी कि k इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर होगा इसमें, ठीक है, अगर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन करना है तो। एग्जाम्पल हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.5 का। हम अभी फटाफट से क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 में जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, एंड जितने भी क्वेश्चंस है, जो भी मेथड उसमें बोला गया है, अगर नहीं बोला होगा तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, अगर कोई मेथड बोला होगा तो हमको उस मेथड से करना है। तो हम फटाफट एक्सरसाइज 3.5 में मूव करेंगे, और ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये आपके कॉपी में जो है ज़रूर होना चाहिए।